वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम लोग ग्रामर में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम सरल शब्दों में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन या यूं कह लीजिए कि हमें इसकी मीनिंग के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा जो है यूपी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम में चाहिए होगा तो इसको फिर मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा इंग्लिश में कि क्या होता है। फिलहाल एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, तो इसमें होता है जब सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोहन रीड्स अ बुक, यानी हमारा जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, जब सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे मोहन रीड्स अ बुक, यानी अगर इसका हम हिंदी में बात करें तो मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, इसका अगर मतलब हम देखें तो मोहन किताब पढ़ता है तो कौन किताब पढ़ रहा है, यानी कौन किताब पढ़ता है, तो यहाँ मोहन हो गया, मोहन हमारा हो गया सब्जेक्ट जो कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। मोहन कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ मोहन स्वयं जो है पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है एक्टिव सेंटेंस। अब अगर हम बात करें कि पैसिव सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा, तो उसकी बात हम कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है। जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को किया जाता है तो वह पैसिव वॉइस में होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो गया मोहन रीड्स अ बुक, जैसे होता है। तो इसी का अगर हम पैसिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज रेड बाय मोहन, यानी मोहन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। ठीक, तो अगर हम दोनों में डिफरेंस का देखें कि क्या होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी कार्य को स्वयं करता है, जबकि अगर हम पैसिव वॉइस में बात करें तो सब्जेक्ट जो होता है वो उसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है।
यानी उसके द्वारा जब किसी कार्य को किया जाता है तो वो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस कहलाता है या पैसिव वॉइस में होता है। तो ये दोनों की डिफिनेशन हो गई जिनको हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके कुछ बेसिक्स रूल्स भी हैं जिनको हमें सबसे पहले जान लेना है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका इसमें सब्जेक्ट को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना और फिर उसको चेंज करना कि कौन किस में चेंज होता है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे हो जाते हैं सब्जेक्ट, यानी प्रोनाउन हैं। इन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं, इनको हम समझते हैं। तो जैसे आई हमारा सब्जेक्ट होगा तो जब हम पैसिव बना रहे होंगे तो आई हमारा चेंज हो जाता है मी में। उसी प्रकार से वी चेंज हो जाता है अस में, यू चेंज हो जाता है यू में ही, दे चेंज हो जाता है देम में, इसी प्रकार से ही चेंज हो जाता है हिम में, और सी चेंज हो जाता है हर में, इसी प्रकार से इट चेंज हो जाता है इट्स में, इट चेंज हो जाता है इट में। तो ये हमारे हो गए। जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट होगा तो वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अगर हमारे कोई एक्टिव सेंटेंस में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। जैसे मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, देम का दे हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा और इट का इट हो जाएगा। ये बेसिक रूल है, ये बेसिक जो है फंक्शन है एक्टिव से पैसिव बनाने के। तो इनको आप अपने माइंड में याद रखिएगा क्योंकि इसके बिना आगे का सेंटेंस आपका नहीं होने वाला है। तो इसके साथ ही हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और अगले जो है पॉइंट को देखेंगे कि अगले पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि जैसा कि हमें पता है सबसे पहले कि टेंस बेस्ड ये हमारा एक्टिव पैसिव होता है। तो टेंस हमें पता है कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के टेंस में सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट टेंस, फिर आता है आपका पास्ट टेंस, फिर आपका आता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं एंड प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं एंड प्रत्येक के 4 पार्ट्स होते हैं। हर के 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले हम जानेंगे और उसके बाद में इसके सेंटेंस को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने जैसा बताया सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस। अब अभी हमने बताया कि इसके प्रत्येक के 4 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका होता है इंडेफिनिट टेंस, सेकंड हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड हमारा हो जाता है परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में आपके ये 4 पार्ट्स हो जाते हैं। तो इन्हीं 4 पार्ट्स में से सबसे पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टेंस मिला वो हमें मिला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये हो जाता है कि आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे।
सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये होती है कि कोई भी टेंस, कोई भी लाइन, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो कैसे हम उसको पहचानेंगे कि इसको ये कौन से टेंस में है। तो अगर हम इसकी पहचान को जान ले, अगर हम इसकी पहचान को समझ लें तो हमें आसान हो जाता है इसको पहचानना कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो है रूल्स को अप्लाई करके अपने सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसकी हम पहचान की बात करें तो वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस अथवा डू डज दिया होता है। ये हो गई हमारे सेंटेंस की पहचान। अगर हमने कहा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या दिया होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दिया होगा, या फिर इसमें क्या दिया होगा, डू या डज का प्रयोग हमें दिया होता है। अब अगर हम बात करें तो इसके रूल की, तो रूल में हमें क्या मिलता है। रूल में आप लोगों ने अभी तक अलग तरीके से पढ़ा होगा, मैं थोड़ा अलग ढंग से बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। अगर हमारे सेंटेंस में कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाती है तो वो हो जाती है लास्ट में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे हम एग्जाम्पल को जानेंगे और कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे, इस चीजों को हम अभी जान लेते हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो सबसे पहले हम देखें कि क्या ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये और इसकी पहचान दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो हमें दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, और इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पहचान जो है वो कंफर्म हो जाती है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब अगर हम बात करें तो जब सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल गया तो एक पार्ट और इसमें बचा हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें हमें पैसिव बनाने के लिए तो इन्हीं तीन चीजों की जरूरत पड़ती है जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SVO के नाम से जानते हैं। ये हमारा SVO होता है, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम बात करें इसकी, इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव बनाने की बात करें तो ये पैसिव कितने आसान तरीके से बना सकते हैं आप लोग, बस थोड़ा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद में आपको ये अपने आप तैयार हो जाएगा, अपने आप लर्न हो जाएगा कैसे करना है। जैसा कि हमें बताया गया रूल में सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर कहा गया कि इज एम आर में से कोई एक यूज करना है, तो इज एम आर में से हमने यूज कर लिया इज। अब हमने इज ही क्यों यूज किया ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप ही मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं इज लगा दिया। फिर कहा गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ये थर्ड फॉर्म है ये आपको बाय प्रैक्टिस लर्न हो जाएगा। जब आप कई सारे सेंटेंस बनाएंगे तो ये अपने आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। तो वैसे मैं बताता चलूंगा, टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो टॉट होता है। फिर हमें कहा गया क्या यूज करना है,
बाय यूज करना है, हमने बाय यूज कर लिया। फिर सब्जेक्ट कहा गया, और अभी हमने बताया था कि जब सब्जेक्ट अपना स्थान चेंज करेगा, रिप्लेस करेगा अपना स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो बदल जाता है, तो आई चेंज हो जाएगा मी में। ये आप चाहें तो अभी थोड़ा सा मैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इधर मैंने आपके लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या हो, कैसे कौन किसमें चेंज होता है। तो आई जो चेंज होगा वो मी में चेंज हो जाएगा। ये आपका एक एग्जाम्पल था। फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहले हमने क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा इंग्लिश था। फिर इज एमआर में से हमने इज को यूज किया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने टॉट लगा दिया। फिर बाई का अपने स्थान पे ले आए, और सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे प्रयोग किया था उसका जब स्थान परिवर्तित हुआ तो ये ऑब्जेक्ट में बदल गया, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था। तो ये आपका इजी मेथड है जो है टेंस को समझने का। अब अभी हमने कहा कि हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि इज एम आर को कैसे यूज कर सकते हैं, किसके साथ क्या यूज होगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम बात करें, हमारे बोर्ड पर 3 चीजें लिखी हुई हैं, एक लिखा है इज, एक लिखा है एम, और एक लिखा है आर। तो इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। इज का प्रयोग हम ही, शी, इट, नेम या जो संख्या में एक हो उनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग हम सिर्फ आई के साथ करते हैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और आर का प्रयोग हम करते हैं वी, यू, दे या जो संख्या में एक से अधिक हों, उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इज एम आर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर हम कहें तो इसको ऐसे ही हम यूज कर लेते हैं। तो अभी हमने जब लिखा था, इंग्लिश लिखा था, तो इंग्लिश कितने होते हैं, तो इंग्लिश एक होती है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग हुआ था, इज का प्रयोग हुआ था। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मैं और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए कुछ और सेंटेंस हम इसके देख लेते हैं। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हो जाता है ही राइट्स अ लेटर। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमें 3 चीज़ों को अलग करना है अपने सेंटेंस से। तो इन्हीं 3 चीज़ों को पहले हम अलग कर लेंगे। सबसे पहले जो यूज हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये हमारा वर्ब हो गया, फिर जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तीनों चीज़ें हमें मिल गई। हम चलते हैं इसके पैसिव की ओर। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहला रूल कहता है कि हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया आ लेटर। आ लेटर में एक पत्र की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, इज। और राइट्स का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटर्न, इसलिए यहाँ पे रिटर्न हो गया। फिर हमें बाय लगाना है, और फिर ही जाएगा अपना प्लेस चेंज करके हिम में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद में अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो और क्या सेंटेंस हो सकता है हमारा इसका। इसमें आपका सेंटेंस आगे देखें, अगर हम कहें शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो सबसे पहले हमारा शी सब्जेक्ट हो गया, सिंग आपका वर्ब हो गया, और अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। अ सॉन्ग हो गया, अ सॉन्ग के साथ हमारा क्या प्रयोग होगा, इज। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड नॉट आया है, जो कि देखने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग हुआ था, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, संग होता है। फिर हमें बाय यूज करना था, और सब्जेक्ट में हमारा स्थान चेंज हुआ, तो ये हो गया हर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, सरल शब्दों में बना सकते हैं।
अगर इसी में कुछ और सेंटेंस आ जाएं, अगर हम कुछ और सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा? माय ब्रदर बीट्स मी, ये सेंटेंस हो गया। अब इसको अगर हमें बनाना है तो हमारा सब्जेक्ट कौन पीटता है, कौन मारता है? तो माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, मारना हमारा वर्ब हो गया, और किसे मारता है? मुझे। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा रूल कहता है कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी का स्थान इधर बदला तो आई हो गया, और आई के साथ अभी हमने बताया कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? एम लगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन हो जाता है। उसके बाद में बाय हो जाएगा, और माय ब्रदर जब लास्ट में जाएगा तो माय ब्रदर का माय ब्रदर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपने सेंटेंस को आसानी से आसान शब्दों में बना सकते हैं।